ऑडिबल। Yes, sir. ठीक है। I'll wait for 2-3 minutes if someone is joining, otherwise we can start. बस ये वीक थोड़ा और देख लो, हाँ? अपना जनवरी से टाइमिंग फिक्स हो जाएगा। ओके, जस्ट टेल मी दिस थिंग, क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है कि नहीं करके। एक मिनट, हाँ, आई एम जस्ट डूइंग इट नाउ। ठीक है, क्या ये हो गया? विजिबल है? इज इट विजिबल मधुरा? Yes, sir. ठीक है। उस दिन हम लोग ने देखा था कि 19 क्लॉज 1 करके है एक आर्टिकल। 19 क्लॉज 1 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपकी फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो वो चीज है। अब आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन वो एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए देखा था, लेकिन वो एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इफ यू आर नोइंग, इट इज नॉट ए एब्सोल्यूट राइट, अनलिमिटेड राइट नहीं है, उसके रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन है। और वो आपको मिलते हैं 19 क्लॉज 2 में। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब अगर तुम देख रहे हो ना, तो मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों को कि मैंने बोला आर्टिकल 19 में, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। लेकिन यहाँ पूरे आर्टिकल में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको फ्रीडम ऑफ प्रेस है, ये इम्प्लाई किया गया है। जो मतलब स्पेसिफिकली लिखा नहीं है। ठीक है, इसको आप निकालते हो, इसको आप आउटसोर्स करते हो कि हाँ, अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो आपको फ्रीडम ऑफ प्रेस भी है। ठीक है, ये चीज लिखी हुई नहीं है, प्लीज रिमेम्बर। मैं अभी भी क्लियर कर रहा हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से फ्रीडम ऑफ प्रेस इम्प्लाई किया जाता है। ठीक है, पहली चीज। अब एक चीज याद रखना कि हाउ वी विल डू, एक मिनट। दिया मैंने, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, उसको करने से पहले जस्ट गिव मी अ मिनट। अभी कहीं भी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में सब क्लॉज ए में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में ये नहीं लिखा है कि आपको फ्रीडम ऑफ प्रेस है। हम इसको इम्प्लाई करते हैं। इम्प्लाई करना मतलब निकालना कि हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस भी होगा। दिस इज इम्प्लाइड। ठीक है, ये इम्प्लाइड वाला पार्ट है कि आपको अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो आपको फ्रीडम ऑफ प्रेस भी है। दिस इज समथिंग दैट यू इम्प्लाई। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेसली नहीं लिखा है, ये आप निकालते हो। ठीक है, और ये कोर्ट में बार बार हो चुका है। अब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इम्प्लाइड है। मतलब अगर मैंने आपको बोल दिया
कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में फ्रीडम ऑफ प्रेस आता है डेफिनेटली, क्योंकि फ्रीडम ऑफ प्रेस मतलब प्रिंटिंग वगैरह करके भी, ठीक है। अब द थिंग वाज दैट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इम्प्लाइड है, ठीक है। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन इम्प्लाइड है, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए में, यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्सप्रेसली लिखा हुआ है। ये एक्सप्रेसली है, ये इम्प्लाइड नहीं है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ प्रेस कहीं पे लिखा नहीं है, इसके लिए अपने में वो इम्प्लाइड है, लेकिन इनके में एक्सप्रेस किया हुआ है, तो वो एक्सप्रेस्ड है। और कहाँ पे एक्सप्रेस्ड है अगर पूछा जाए तो फर्स्ट अमेंडमेंट में उनके लिखा हुआ है। मैंने बताया था ना कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था, तो जो उनका फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था उसमें साफ साफ फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में लिखा था कि हाँ, वहां पे अगर आपको क्वेश्चन आया कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या है, इम्प्लाइड है या एक्सप्लिसिट है, रेज योर हैंड्स। अगर क्वेश्चन आया कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ प्रेस इम्प्लाइड है या एक्सप्लिसिट है, हाँ मधुरा? It is implied, sir. ओके। और यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में It is expressed. एक्सप्रेस। कभी कभी इनके लिए आपको एक अलग वर्ड भी लिखे मिलते हैं, इम्प्लाई का मतलब इम्प्लिसिट करके लिखा मिलेगा। इम्प्लिसिट मतलब हम इंटरप्रेट करते हैं कि ये है तो फ्रीडम ऑफ प्रेस भी है, लेकिन वहां पे इट इज एक्सप्रेस, और एक्सप्रेस के लिए एक दूसरा वर्ड यूज करते हैं एक्सप्लिसिट, मतलब साफ साफ लिखा हुआ है, तो वो एक डिफरेंस याद रखना। अब एक बात सोचो, आपको दिख रहा है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस है स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, ये कब सिद्ध होगा? पहली चीज ये है कि अब वी विल गो टू द टाइम जब इंडिया ने वॉर लड़ी थी। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊंगा तो कोई चौंकने वाली बात नहीं है। लेट्स गो टू, लेट्स रिविजिट आवर हिस्ट्री, थोड़ा सा हिस्ट्री को रिविजिट करते हैं। और हिस्ट्री को रिविजिट करके मैं तुमको एक चीज बताता हूँ कि हमने 1962 का वॉर देखा, हमने देखा 1965 का वॉर, हमने ये भी देखा कि इंडिया ने एक और वॉर लड़ी थी 1971 में। अब तुमको पता है वॉर लड़ने से ना भाई बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर वॉर देखोगे तो वॉर की वजह से एक कंट्री डिस्टेबलाइज होती है, वॉर की वजह से एक कंट्री पुअर हो सकती है, वॉर की वजह से एक कंट्री का बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। जब आप वॉर वॉर लड़ते हो तो आप पुअर हो गए, पोवर्टी आ रही है, इंडिया में पहले से थी। और ऐसा देश जो अभी अभी आजाद हुआ है, तीन बड़े बड़े वॉर लड़ रहा है, उसके पास फॉरेक्स भी कम है, फॉरेक्स इज फॉरेन रिजर्व, के पास फॉरेक्स भी कम है, और वॉर लड़ने की वजह से और फॉरेक्स कम हो गया। तो अब देखो क्या था मालूम, देखो एवरी प्राइम मिनिस्टर हैज इट डार्क डेज। हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो टाइम पे, एक टाइम पे वी हैड अ प्राइम मिनिस्टर, लेडी प्राइम मिनिस्टर, आयरन लेडी। देखो उनका कुछ भी हो, बट शी वाज वेरी गुड लीडर, कैपेबल लीडर। तो देयर वाज प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, मिस इंदिरा गांधी, मिसेस इंदिरा गांधी ने मतलब अच्छी प्राइम मिनिस्टर थी। लेकिन क्या था मालूम है, उस टाइम पे ना ये न्यूज वाले है ना, इनका जीना आराम करके रखते थे। मतलब न्यूज मीडिया इनको छोड़ती नहीं थी, दे यूज्ड टू रोस्ट हर, और कायदे से उनकी हर पॉलिसीज के बारे में लिखती थी वगैरह वगैरह। तो एक दिन ना मैडम प्राइम मिनिस्टर को आइडिया आता है कि देखो, हमने ना इतनी सारी लड़ाई लड़ी है, इतनी सारी लड़ाई लड़ने के बाद हम हो गए हैं क्या, गरीब। तुमको पता है ये न्यूज वालों का एक और चीज बताता हूँ, ये जो न्यूज वाले हैं ना, इनको न्यूज छापने के लिए क्या चाहिए, पेपर। तुम कभी अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो न्यूज़पेपर जो होता है ना, उसको हाथ में लेते हो तो उसका पेपर अपने नॉर्मल पेपर से दूसरा पेपर होता है। जो न्यूज़पेपर का प्रिंट करने वाला पेपर होता है वो अलग पेपर होता है। वो पेपर बनता है एक पेपर से जिसका नाम है न्यूज़ प्रिंट। नॉर्मल पेपर पे तुम न्यूज़ छाप के नहीं बेच सकते हो, न्यूज़ प्रिंट पेपर होता है, उस पे बनता है। 90s के टाइम पे, 70s के टाइम पे ये जो न्यूज़ प्रिंट पेपर है इंडिया बनाता नहीं था। 70s के टाइम पे ये न्यूज़ प्रिंट पेपर इंडिया इंपोर्ट करता था। इंडिया यूज्ड टू
इम्पोर्ट दिस पेपर। अब इंडिया इम्पोर्ट करता था और उसी पेपर पे आप मैडम के खिलाफ लिखे जा रहे हो। तो मैडम को क्या बहुत गुस्सा आया। तो मैडम ने देखा कि ठीक है, ये 1962, 1965, 1971 में हमारे पास बहुत वॉर वॉर हो गया है। वॉर वॉर होने से हमको पोवर्टी हो गई है, पोवर्टी होने से फॉरेक्स में बहुत प्रॉब्लम हो गया है। तो मैं अब एक डिसीजन ले रही हूँ कि हम क्या करेंगे, हम न्यूज़ प्रिंट पेपर जो है ना वो इम्पोर्ट करना बंद करेंगे। ये इम्पोर्ट बंद कर दिया क्योंकि हमारे देश ने वॉर की वजह से ये सारी चीजें हुई है। अब तुम अगर एक चीज इसमें नोटिस कर रहे हो तो प्राइम मिनिस्टर न्यूज मीडिया को ना रोकना चाह रही थी। अब डायरेक्टली तो रोक नहीं सकती, क्योंकि अगर डायरेक्टली रोकती, अगर इन पे डायरेक्ट बैन लगाती, इफ डायरेक्ट बैन लगाती तो फंडामेंटल राइट्स की बात आ जाती, क्योंकि फ्रीडम ऑफ प्रेस इम्प्लाइड है। डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू बैठता, आर्टिकल 13। और फिर आर्टिकल 13 के चक्कर में इनका सब कैंसिल हो जाता है। तो इन्होंने ये वाले वे से आइडिया लगाया कि ऐसा करा जाए, ऐसा करके अपने आप को बचाया जाए। लेकिन जहां तक सबको केस समझ में आया क्या? इज दिस केस क्लियर टू यू गाइस? मधुरा, रिया? Yes, sir. रिया, Yes, sir. ठीक है। तो ये केस चला गया कि भाई अब न्यूज वाले प्रिंट प्रिंट कर ही नहीं पा रहे, तो न्यूज वाले चले गए भाई साहब सुप्रीम कोर्ट, और ये केस बन गया बेनेट कोलमैन, बेनेट कोलमैन एंड कोऑपरेटिव एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1972 का केस बन गया। और इस चीज पे न्यूज इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये न्यूज प्रिंट को बैन करने वाली जो पॉलिसी है ये गलत है। ये जो लॉ आया था ना बैन करने के लिए न्यूज प्रिंट पेपर को, उसको बोला जाता था न्यूज प्रिंट पॉलिसी, न्यूज प्रिंट पॉलिसी ऑफ 1972। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई साहब न्यूज प्रिंट पॉलिसी जो है वो इलीगल है, नल और वॉइड है। न्यूज प्रिंट पॉलिसी जो है 1972 वाली, ये क्या कर रही है, वायलेट कर रही है, अब्रिज कर रही है, कॉन्ट्रावीन कर रही है, वायलेट कर रही है, अब्रिज कर रही है, कॉन्ट्रा विन कर रही है। किसको? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए को, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस आता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इज डिक्लेयरिंग दिस पर्टिकुलर पॉलिसी एज नल एंड वॉइड। इस केस के वजह से, क्योंकि आप अब्रिज कर रहे हो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 को, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नल और वॉइड कर रहे हैं हम इस आर्टिकल को, हम सॉरी नॉट आर्टिकल को, इस पॉलिसी को। और इसी में एक चीज आई, कलरेबल लेजिस्लेशन करके सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, जो चीज तुम डायरेक्टली नहीं कर सकते वो इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। डायरेक्टली क्या चीज मतलब, तुम अगर न्यूज़पेपर को ऐसे नहीं रोक सकते थे, तुम सोच रहे हो कि ये न्यूज प्रिंट पॉलिसी के जरिए रोक दे, नॉट पॉसिबल। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया भाई साहब, you cannot do indirectly what you are not allowed to do directly, not allowed to do directly। इसी चीज को आप बोलते हो कलरेबल लेजिस्लेशन, कलरेबल लेजिस्लेशन। कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये अलाउड नहीं है, कलरेबल लेजिस्लेशन नहीं कर सकते। अगर आपको सीधा बोला हुआ है कि भाई साहब आप ऐसे करके ब्रीच नहीं कर सकते हो, तो आप वैसे भी ब्रीच नहीं कर सकते हो। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? क्या ये पार्ट क्लियर है, रिया, मधुरा? इज दिस Yes, पार्ट sir. क्लियर? ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया। ना, सर वो केस का नाम क्या है एग्जैक्ट, मुझे ना वो स्पेलिंग समझा नहीं वहाँ पे। बेनेट बेनेट कोलमैन। कोलमैन एंड कोऑपरेटिव एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? बेसिकली ये केस है हमारा जो फ्रीडम ऑफ प्रेस को इम्प्लाई करता है। इसके बाद एक और केस हुआ था, शकल पेपर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वो केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था नहीं, फ्रीडम ऑफ प्रेस जरूरी है, फ्रीडम ऑफ प्रेस के बिना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का कोई लेना देना नहीं।
ये सारी चीजें बताई थी, तो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज नेसेसरी फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू वर्क। ठीक है, पहली चीज तो ये। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन कहता हूँ कि क्या आपके पास फ्रीडम ऑफ प्रेस है या नहीं, रेज योर हैंड्स। क्या आपके पास फ्रीडम ऑफ प्रेस है या नहीं? या रिया? यस रिया? Yes, sir, we do have freedom of press. ओके, डू वी हैव इट इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट रिया? Sir, we have it implied. एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए हैज इट Um, ex- Exquisite. एक्सप्लिसिट। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके ठीक है। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन से ही रिलेटेड दूसरी चीजें करते हैं, जैसे कि हम्म, एक मिनट ना। हाँ, अभी देखो तुम, एक चीज याद रखना कि लॉ का और अपना जो ये होता है इवेंट, उसका कैट एंड माउस होता है। ठीक है, अभी हमको ये चीज क्लियर थी कि जब ये लॉ बना था तब उसमें, अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आज के टाइम पे मेरा क्वेश्चन सिंपल ये है कि आप सिर्फ प्रिंटिंग विंटिंग के थ्रू तो नहीं बताते हो ना फ्रीडम और स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप शायद राइटिंग के वे में बता दो, आप चाहे बोल के बता सकते हो, स्पीक करके, आप पेंटिंग के थ्रू बना सकते हो। लेकिन उसके अलावा आज के टाइम पे एक नई चीज भी आ गई है, आप सोशल मीडिया के थ्रू भी तो बता सकते हो। सोशल मीडिया भी एक नवा चीज आ गया है जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, तो क्या ये कवर है कि नहीं, हम ये देख रहे हैं। इस सोशल मीडिया कवर्ड अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन और नॉट? एक्चुअली इफ यू सी आर्टिकल 19, तो आर्टिकल 19 में क्लियर लिखा हुआ है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में सीधी सीधी बात है कि एनी अदर मीन्स कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ बाय एनी मीन्स, वहां पे लिखा है, तो बेसिकली कवर करता है, सीधी बात है। लेकिन क्या है ना, लॉ और इवेंट, ये दोनों का कैट एंड माउस खेल है। कैट एंड माउस इन द सेंस ऐसा कि लॉ और इवेंट ऐसा होता है, पहले इवेंट होता है फिर लॉ बनता है। यानी कि पहला माउस आया फिर कैट उसको फॉलो करता है, ऐसा। ठीक है, अब तुमको पता है कि जब हम थे 90s के दौर में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब आया। वही टाइम था जब इंडिया में और भी चेंजेस हो रही थी, और इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई, आईटी। अब आईटी आया तो आपको आईटी के लिए भी लॉ बनाना पड़ेगा। आईटी को रेगुलेट करने के लिए एक लॉ बनाया गया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ द ईयर 2000। ठीक है, 1990s में आईटी आता है और फिर आईटी एक्ट आता है 2000 में। मैंने बोला ना, पहले इवेंट होता है फिर लॉ आता है। इवेंट हुआ 90s में, फिर लॉ आया। ठीक है, अब लोगों को मालूम था कि इसमें देखो तुम्हारा सब कवर होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में तुम्हारा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, अमेजोन सब आता है। यू टॉक अबाउट व्हाट्सएप, यू टॉक अबाउट टेलीग्राम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब इसमें कवर हो जाता है। ठीक है, इस एक्ट में एक सेक्शन था, सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट 2000। पहले तो इतना याद रखो, इस एक्ट में एक सेक्शन था, सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट 2000। ठीक है, अब ये बताने से पहले ना मेरे को तुमको एक डॉक्ट्रिन बतानी है, मतलब एक लॉ के टर्म्स होते हैं, उसको आगे की कहानी करने से पहले मैं बता रहा हूँ, कुछ डॉक्ट्रिन्स बता रहा हूँ मैं तुमको। ठीक है, एक डॉक्ट्रिन होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। ठीक है, इसको क्या होता है सिंपल, अगर ये देखो, मान लो कि मैं डॉक्टर हूँ। अब मैं डॉक्टर हो गया, देयर इज रिया। अब मेरे को एक बात बताओ सिंपल से सोच के, रिया इज देयर, और मैंने अभी जस्ट डॉक्टर हूँ तो मैंने सजेस्ट किया कि रिया का हाथ काटना पड़ेगा तब भी रिया जिंदा रहेगी। क्या मैं रिया का हाथ काट सकता हूँ? इज इट
पॉसिबल दैट रिया का हाथ में काटूं और रिया जिंदा रहेगी? कर सकते हैं, हाँ या ना? रेज योर हैंड्स। जस्ट थिंक लाइक दिस कि पहले तो ये बताओ कि अगर मैं हाथ काटूंगा किसी इंसान का तो वो इंसान मर जाएगा कि जिंदा रहेगा? मधुरा? जिंदा रहेगा सर। जिंदा रहेगा, ठीक है। चलो, मतलब मैं इसमें सेवर का मतलब बता देता हूँ। सेवर का मतलब होता है कट करना। सेवर मीन्स टू कट। सीवियर नहीं है ये सेवर है। सेवर का मतलब होता है कट करना, ठीक है। ये पहले तो एक चीज अच्छे से अपने दिमाग में डाल लो। आई एम टॉकिंग, एक मिनट। सेवर, हाँ, सेवर का मतलब होता है कट करना। अब मैंने रिया का हाथ काट सकता हूँ, रिया जिंदा रहेगी, तो आई वुड से कि हाँ, हैंड्स आर सेवरेबल, या फिर हैंड्स कैन बी सेवर्ड। रिया, कैन आई कट योर लेग्स बेटा? मतलब पैर काट दूंगा तो तुम जिंदा रहोगे या मर जाओगे? सर जिंदा रहूंगी। ठीक है, तो आई वुड से ना कि legs are also severed, like legs can be severed. Madhura, what say about neck? नो सर, शी माइट डाई। She might. या अभी भी शी विल कंफ्यूज। डाई। तो I would say neck can't be severed. Neck can't be severed. ठीक है। सेवरेबिलिटी का मतलब लॉ में यही होता है, अगर लॉ का कोई हिस्सा रॉन्ग है लॉ में, तो तुम अगर वो लॉ के हिस्से को सेवर कर दो और पूरा लॉ चल पाए तो रख लो, तब तो नो इशू। लेकिन अगर एक हिस्सा निकालने से पूरा लॉ ही खत्म हो गया तो बेटर क्या होगा, पूरे लॉ को ही सेवर कर दो ना। इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर है मधुरा, श्रेया? सर एक बार यस वापस सर। बता सकते हो? देखो, अगर एक लॉ है, अभी दिखाता हूँ मैं, इतना समझ गया ना सेवरेबिलिटी? अभी एक हाँ। चीज देखो, सेवर का मतलब क्लियर हो गया तो हम आगे कर सकते हैं। सेवर का मतलब आप लोग को क्लियर हो गया तो वी कैन डू फॉरवर्ड की थिंग्स। फॉर यस सर। एग्जाम्पल, मैं बोल रहा हूँ कि सेक्शन 66 से आईटी एक्ट का था 2000, और इसमें ये लिखा हुआ था ना, कुछ वर्ड्स थे जैसे इंसल्टिंग, annoying, ऑफेंसिव। अभी मान लो कि जैसे मैं एक जोक करता हूँ, तो मेरा जो मैंने एक इनोसेंट से जोक किया मान लो, लेकिन मैंने किसी के ऊपर जोक किया है, तो हो सकता है उसको वो फनी भी लगे और हो सकता है उसको वो जोक बुरा भी लगे। इस लॉ में लिखा हुआ था। अब तुम सोचो, तुम नहीं बता सकते हो ना, कपिल शर्मा सर जो है हमारे, वो कोई जोक करते हैं, ये सेम जोक किसी को फनी लग सकता है लेकिन किसी को एनोइंग भी लग सकता है। दिस इज सब्जेक्टिव। अब इसमें क्या लिखा है मालूम है क्या? इसमें ये लिखा है सेक्शन 66 ए में कि अगर तुम सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसी बात बोलते हो जिससे किसी को इंसल्ट हुआ, जिससे किसी को एनोइंग फील हुआ, या जिससे किसी को ऑफेंसिव फील हुआ, मतलब इनमें से कुछ भी हुआ, तो ये पनिशेबल ऑफेंस है। मतलब तुम्हें पनिश किया जाएगा। इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। अगर तुमने कुछ भी ऐसा बोला जिससे किसी को इंसल्टिंग लगा, एनोइंग लगा, ऑफेंसिव लगा, तो पनिशेबल ऑफेंस है। अब तुमको पता है लॉ में ना सिर्फ एक ही चीज नहीं अलाउड है, लॉ में ऐसे वर्ड्स की ही कोई जगह नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि ये जो वर्ड्स है ना गाइस, ये बहुत वेग वर्ड्स है। इन लॉ देयर इज नो प्लेस फॉर सच वर्ड्स। इन लॉ देयर इज नो प्लेस फॉर सच वर्ड्स। लॉ में ऐसे वर्ड्स की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इफ यू सी दिस वर्ड्स आर सब्जेक्टिव। किसको इंसल्टिंग लगेगा और किसको नहीं तुम बता थोड़ी सकते हो। ये वर्ड बहुत सब्जेक्टिव है गाइस, वेग है, एम्बिजियस है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हो सकता है मैंने कोई जोक किया रिया, अभी मैंने जैसे जोक किया तो तुमको शायद वो फनी भी लगा और शायद तुम एनॉय भी हो सकती थी। सब्जेक्टिव का मतलब समझा मधुरा, रिया? आर यू गेटिंग इट गाइस? हाँ सर। यस सर। लॉ में
कुछ भी अलाउड है, बस ये ऐसे वर्ड्स अलाउ नहीं है जो बहुत सब्जेक्टिव हो। ठीक है, ये समझ गए होगे आप लोग। अब होता क्या है पता है क्या, ऐसे ये सेक्शन 66 से आईटी एक्ट आ जाता है और भाई सब चीज सब सही चल रही रहती है। लेकिन फिर अचानक क्या होता है, इफ यू गाइस रिमेम्बर, डू यू गाइस रिमेम्बर बाला साहेब ठाकरे, सुप्रीमो ऑफ शिवसेना, सर बाला साहेब ठाकरे, यू गाइस रिमेम्बर राइट? Yes, sir. तो सर बाला साहेब ठाकरे का क्या हो जाता है पता है क्या, ही डाइज, उनका 2015 के नियर बाय ही जस्ट ही डेड, ही डाइज। अब होता क्या मालूम है, दो लड़कियों ने ट्विटर पे जाके कुछ एक कमेंट कर दिया रहता है, ट्विटर या फेसबुक समवेयर, आई गेस इट वाज फेसबुक। आफ्टर द डिमाइज ऑफ आफ्टर द डिमाइज ऑफ बाला साहेब ठाकरे, दे वेंट एट दिस साइट फेसबुक, और वहां पे जाके उन्होंने कमेंट कर दिया रहता है कुछ। तो एक लड़की ने कमेंट किया और उसके एक फ्रेंड ने उसका पोस्ट को लाइक कर दिया। पता है उनके घर पे कौन आ जाती है? वो दोनों लड़कियों के घर पे कौन आ जाती है? पुलिस। पुलिस पुलिस कम्स, और पुलिस बोलती है चलो सेक्शन 66 से आईटी एक्ट, सेक्शन 66 से आईटी एक्ट, क्योंकि तुम्हारे वर्ड से लोगों को क्या हुआ है, इंसल्टिंग फील हुआ है, एनोइंग फील हुआ है और ऑफेंसिव लगा है। अब पूरी लॉ कम्युनिटी में वो टाइम पे ना बहुत हाहाकार बच गया था ये चीज सोच के यार, इट वाज अ कमेंट, मे बी इट वाज अ इनोसेंट कमेंट। अब उस कमेंट की वजह से ये दोनों लड़कियों को जेल वगैरह हुई थी, थोड़ी सी ऐसी चीज हुई थी। बट पीपल वर शॉक्ड कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का क्या, इसका क्या। इसमें सबसे ज्यादा बेकार एक स्टूडेंट को लगा था, शी वॉज अ लॉ स्टूडेंट, और उनका नाम था श्रेया सिंघल। क्या नाम था उनका? श्रेया सिंघल। एंड श्रेया सिंघल वेंट टू द कोर्ट, और ये केस बन गया श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2015 का ये केस है। इस केस में श्रेया सिंघल ने ये किया कि सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का क्या, सेक्शन 66 से शी कंटेंडेड देयर कि सर ये जो सेक्शन 66 ए आईटी एक्ट का है, सेक्शन 66 ए ऑफ आईटी एक्ट 2000 मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को वॉयलेट कर रहा है, अब्रिज कर रहा है और कॉन्ट्रावीन कर रहा है। कौन से बेसिस पे शी सेड, उसने बोला कि सर देखो, डेफिनेटली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंदर है, और मैं ये भी मानती हूँ कि ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, दिस इज नॉट अ नॉट एब्सोल्यूट राइट। लेकिन इसको रोकना है, किसी के फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को रोकना है, तो उसके लिए रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन कौन से आर्टिकल में है गाइस? पता है आप लोगों को? मैंने, यस रिया, यस रिया, Yes, sir. हाँ बोलो। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का रिस्ट्रिक्शन कौन से आर्टिकल में है? Sir, Article 19 Clause 2 में है, I guess. वेरी नाइस। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में है। और अगर आप आर्टिकल 19 क्लॉज 2 देखोगे तो उसमें मैंने आपको कौन से रिस्ट्रिक्शन बताए हैं, ये देखो, हमने देखे थे। रिस्ट्रिक्शंस है सोवेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, रुको, सोवेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस, डिसेंसी, मॉरलिटी, डेफेमेशन है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, इंडियाज फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन नेशन। यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है क्या कि एनोइंग, ऐसा कुछ लिखा है एनोइंग, ऑफेंसिव वगैरह? कहीं लिखा है क्या? नो। नहीं लिखा है, No, करेक्ट, नहीं लिखा है। तो शी कोटेड देयर कि भाई साहब, आपको अगर किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन रोकना है तो सिर्फ 19 क्लॉज के 2 के ग्राउंड पे रोकना है, और कोई ग्राउंड नहीं हो सकता है। एंड कोर्ट सेड यस, राइट। कोर्ट ने
फिर वहां पे इस चीज को बोला कि हाँ, आप किसी का भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रोकना चाहते हो तो ग्राउंड सिर्फ कौन सी है, जो 19 क्लॉज 2 पे लिखी है। इसलिए कोर्ट ने बोला कि जो सेक्शन 66 से आईटी एक्ट है, सेक्शन 66 से आईटी एक्ट, सिर्फ सेक्शन 66 से आईटी एक्ट, उसको कोर्ट ने बोला नल एंड वॉइड। बेसिकली कोर्ट ने इसको सिवियर किया, कोर्ट ने इसको सेवर किया। अब तुम नोटिस करो, आईटी एक्ट इतना बड़ा था, आईटी एक्ट 2000 इतना बड़ा था, इस पूरे लॉ में सिर्फ एक सेक्शन गलत था ना, 66 ए, तो सिर्फ उसको सेवर किया गया, पूरे लॉ को सेवर नहीं किया गया। अगर ये सेक्शन 66 से निकाल के पूरा लॉ ठीक है, तब तो ठीक है, लेकिन अगर सेक्शन 66 से निकालने के बाद पूरा लॉ काम का नहीं होता तो पूरा लॉ सेवर करना पड़ता। क्या मेरा बात सबको समझ में आया, मधुरा, रिया? यस सर। तो सर बेसिकली उन्होंने पूरे जो ये जो एक्ट था सेक्शन 66 का, उसमें से सिर्फ एक जो पार्ट था जहाँ पे एम्बिग्युइटी थी, वहां पे उन्होंने वो हाँ, निकाल दिया, राइट? करेक्ट, उसको सेवर किया। समझा मैंने डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्यों बताया? हाँ। ठीक है, रिया, गॉट इट बेटा? यस सर। ठीक है, अभी मैंने एक डॉक्ट्रिन आपको बताई, दैट वाज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, दिस वाज फर्स्ट डॉक्ट्रिन। अभी एक और डॉक्ट्रिन बता रहा हूँ मैंने, जो इस केस में ही कोर्ट ने कोट की थी उसको। दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ चिलिंग इफेक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ चिलिंग इफेक्ट। अभी जस्ट थिंक इट इन दिस वे कि मैंने ना मधुरा को बोला, मधुरा चल अपन जंगल घूमने जाते हैं। तो आई टुक मधुरा, हम जंगल गए, लेकिन मैंने बोला कि अब भी नहीं हम घूमेंगे, हम रात में घूमते हैं, ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं शाम का। मधुरा एंड वी वेटेड। अब जैसी रात होती है ना, मैं मधुरा को बोलता हूँ कि मधुरा देख, अब जंगल जा सकते हैं घूमने, बिंदास घूमने का, लेकिन मेरे को ऐसी उड़ती उड़ती खबर आई है, मेरे को सांपों ने बोला है कि इस जंगल में पूरा सांप है, इस जंगल में हर जगह क्या है, सांप। और सांपों ने मेरे को बोला है कि अगर तुमने हम पे पैर रखा तो हम तुमको काटेगा। मैं मधुरा को देख रहा हूँ, मधुरा उधर ही खड़ी है। मैं बोला जंगल नहीं घूमना है क्या? तो मधुरा ने बोला, मधुरा घूमेगी क्या जंगल, पहली बात तो ये बताओ। नेवर सर, नेवर। राइट, तो द थिंग इज लाइक दिस कि मधुरा विल नॉट गो। अब एक चीज देखो मधुरा, तुम्हारे पास ऑप्शन तो था ना कि तुम जंगल घूम तो सकती थी, राइट, ऑप्शन वाज देयर, लेकिन तुम नहीं घूमोगी। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ चिलिंग इफेक्ट, कि तुमने मेरे को बोला कि मेरे पास राइट तो है, ठीक है, कि मैं जा तो सकता हूँ, मेरे को तुमने फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन भी दिया, लेकिन अगर तुमने उसमें ऐसे वर्ड डाल दिए हैं जिस वर्ड का मतलब ही नहीं क्लियर है, जैसे कि इंसल्ट, एनॉय, ऑफेंसिव, तो फिर मैं अपना राइट प्रैक्टिस करूंगा क्या मधुरा? विल आई प्रैक्टिस माई राइट? मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की राइट है, लेकिन मेरे को जब ऐसे वर्ड बोल दोगे तुमको, मेरे को नहीं पता कि कब किसको इंसल्ट, एनॉय, ऑफेंसिव लग जाए, विल आई बी एबल टू यूज माई राइट? नॉट नॉट रियली सर। राइट, अभी मैंने जैसे तुमको जंगल में बोला कि हाँ तुम्हारे पास राइट था घूमने का, लेकिन तुम्हारे अंदर डर था ना, दैट चिलिंग इफेक्ट वाज देयर, कि गलती से मैंने पैर रख दिया तो मुझे काटेंगे। तो सेम थिंग विल बी हैपनिंग ओवर देयर, कि मैंने तुमको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे दिया है, लेकिन तुम उसको डर के मारे यूज नहीं करोगे, ये सोच के कि मैंने कुछ ऐसा बोल दिया और किसी को इंसल्टिंग, ऑफेंसिव लग गया तो। सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंगल केस में इसी को कोर्ट करके सेक्शन 66 से आईटी एक्ट को नल और वाइड किया, डॉक्ट्रिन ऑफ चिलिंग इफेक्ट को भी कोर्ट किया। बोला कि देखो, ये जो सेक्शन 66 से आईटी एक्ट है, ये चिलिंग इफेक्ट डालता है, किस पे चिलिंग इफेक्ट डालता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, कि आपके पास आप राइट दोगे, लेकिन फिर भी लोग राइट यूज करने से डरेंगे। इट कॉजेस चिलिंग इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट। कौन सा वाला? 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए पे। इस बेसिस पे उसने सेक्शन 66 से को नल और वाइड बोला। क्या श्रेया सिंगल केस क्लियर है मधुरा, रिया?
Yes, यस sir. सर। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, दो डॉक्ट्रिन मैंने आप लोग को बताई, एक बताई डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और एक बताई डॉक्ट्रिन ऑफ चिलिंग इफेक्ट, दोनों क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Okay. तो मधुरा आप मेरे को डॉक्ट्रिन ऑफ चिलिंग इफेक्ट बता सकते हो और रिया आप मेरे को डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी बता सकते हो बेटा? हाँ सर। सो डॉक्ट्रिन ऑफ चिलिंग इफेक्ट सेज दैट कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाए, अगर इजियर वे में समझाओ तो इट इज बेसिकली आउट ऑफ फियर, जो हम लोग फंडामेंटल राइट जो हम लोग नहीं यूज एक्सप्रेस करेंगे। कर पाते, यूज कर पाते, राइट। करेक्ट, आपके पास राइट होगी लेकिन आप फिर भी डर के मारे यूज नहीं करोगे क्योंकि आप पे चिलिंग इफेक्ट हो गया, राइट? या ओके रिया, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी बेटा। Sir, doctrine of severability में basically हम्म, um, the court can strike only like जो unwanted है या unconstitutional या invalid जो भी law है या like पूरा अगर we have everything तो मतलब उसका एक part for example सब clause या कोई clause हम strike down कर सकते हैं या separate कर सकते हैं in order कि आगे कुछ पूरा लॉ चल issue रहा ना create हो। पूरा law हमें change करने की जरूरत नहीं है, only a है। single part of that law can be removed. और अगर मान लो कि अगर वो एक सिंगल लॉ को निकालने से पूरा लॉ बेकार हो रहा है, तब तुमको क्या करना पड़ेगा बेटा? सर उसके लिए हमको पूरा लाइक वी हैव पूरा टू लॉ कट ही, डाउन एवरीथिंग, पूरा सीवर करना पड़ेगा लॉ को ही। राइट, पूरा लॉ को ही नल और वॉइड बोलना पड़ेगा फिर, हाँ, ठीक है? पूरा लॉ को ही नल एंड वॉइड बोलना। ठीक है, दोनों केसेस समझ में आया, श्रेया सिंगल भी और वो भी? किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके ग्रेट। और डॉक्ट्रिन ऑफ चिलिंग इफेक्ट भी समझ में आ गया आपको? देखो इंसल्टिंग एनोइंग ये सब का कुछ मतलब नहीं है, लॉ में सब चलेगा, लॉ में सिर्फ यही नहीं चलता है कि आप कोई ऐसा वर्ड दे दो जिससे इंसान कंफ्यूज हो जाए, ठीक है? लॉ में सब चीज की जगह है लेकिन लॉ में इसी की एक जगह नहीं है। क्या मेरा पार्ट ये सबको क्लियर है आप लोगों को? हाँ ठीक है। सर। ओके ठीक है चलेगा। अभी एक्चुअली ना मेरे को ज्यादा बड़ा लेना था। अच्छा मैं कल आप लोग के लेक्चर्स ले सकता हूँ क्या? वैसे मैं पूछूंगा ग्रुप में, आज ज्यादा लोग हैं नहीं तो वो पूरा खत्म नहीं करूंगा मैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा उन लोग को। मैंने सिर्फ इसके लिए दो ही बताया आज आप लोगों को। कल लेक्चर ले क्या मतलब, इफ यू गाइस आर ओके, जैसे यस सर, इट्स फाइन विथ मी। इट्स सेम फाइन विद विद मी यू? सर। ओके, जैसे हम क्या करेंगे बताएगा कि वो तो 5-6 बजे का लेक्चर रखते हैं, 6 से 8 तक का, इफ यू गाइस आर ओके, फिर आप हाँ लोग जा सर, सकते हैं। चलेगा। चलेगा सो ना आई रिया? नीड टू हाँ। गो आउट एट दैट टाइम, मतलब शाम व्हाट को, टाइम क्योंकि मधुरा, व्हाट माय टाइम? ब्रदर इज अराइविंग एट 4 o'clock। ओके। तो उसके बाद में वी माइट गो आउट। तो उसके पहले अगर है सुबह या दोपहर में तो आई एम फाइन विद इट। ठीक है चलेगा। 1 तारीख का भी देखते हैं हम, मैं एक बार ग्रुप में डालता हूँ फिर भी, लेट्स सी कितने लोग कल हो सकते हैं करेंगे। नहीं तो वी विल मेक श्योर कि परसों तो रखे, मतलब फर्स्ट को, ठीक है? हाँ सर। रिया कैन यू डू मी वन फेवर बेटा, ग्रुप में यस एक सर। पिंग करो ना कि सर इज आस्किंग वेदर कल 6 to 8 चलेगा क्या, एक बार ठीक। जस्ट गेट अ पोल, ठीक है? ओके ओके सर, शाम में ओके। हाँ 6 to 8, इफ इट इज ओके देन वी कैन कंडक्ट। आज मैं सिर्फ इतने पे रोक रहा हूँ क्योंकि सिर्फ आप दोनों हैं तो वो पूरा डॉक्ट्रिन रह जाएगा, ठीक है? तो ओके ये सर। करके दो अपने को, ठीक ओके है? सर, यस सर। सर मुझे बस वो डॉक्ट्रिन ऑफ चिलिंग इफेक्ट का कॉपी करना था, एंड एक और ओके चीज नो, कॉपी करनी थी। हाँ हाँ पहले कॉपी कर लो कौन सा पार्ट है वो, फिर हाँ, आई मैं गेस फोटो नहीं लेते उसका। चलेगा आप जैसा जमे। और डाउट क्या है? सर फर्स्ट स्लाइड पे भी था एक, मैंने फोटो ले लिया इसका, मुझे फर्स्ट स्लाइड पे भी एक चीज कॉपी करना था। अच्छा ये, इज इट विजिबल? ब्लर्ड है सर। व्हिच वन, टेल मी। फर्स्ट स्लाइड पे वेयर वी स्पोक अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच ना, एकदम सबसे टॉप पे जो है वो। सर ये नहीं, आज के टॉपिक, आज का जो है ना। ये आई गेस। यस हाँ, ये। रिया आपको कोई डाउट बेटा? रिया आपको कोई डाउट बेटा? नहीं सर, नहीं सर। ओके ठीक है। अच्छा आई होप वो सी सेट वाला कर लिया रिया आपने? हाँ सर, सी सेट का लेक्चर भी देख लिया मैंने एंड पेपर भी सॉल्व कर लिया है।
Okay, please do send me that paper का PDF ना रिया, I would check it. ठीक है? ओके ओके सर, मैं भेज दूंगी। Sure. ठीक है। Okay, मधुरा, copy. हाँ सर, कॉपीड। वो जो सीसैट का था ना, उसमें 2-3 डाउट्स थे मुझे बस, जब मे बी हम लोग जब सॉल्व करेंगे ना तो पक्का नेक्स्ट लेक्चर संडे में को लेके डिस्कस। आओ ना, तुम संडे वाले लेक्चर्स में लाओ उसको, ठीक हाँ, है? चलेगा, डन। ओके, तुम मेरे को शीट भेज दो लेकिन सॉल्व करके जितना हुआ है। वो भेज दिया मैंने, हाँ। ओके ठीक है बेटा, डन, चलो ओके, देन विल कैच ईच अदर टुमारो। ओके, थैंक यू सर। बाय थैंक बाय। यू सर। यप, बाय।